नंबर 171। एक सही 3/5 का व्युत्क्रम। एक सही व्युत्क्रम मतलब भिन्नों का जो हर है वो अंश की जगह आ जाए और अंश हर की जगह आ जाए, यानी कि उल्टा हो जाए। पहले तो ये देखो, ये मिश्र भिन्न है, इसको सरल भिन्न में बनाएंगे। एक सही 3/5 को कैसे करेंगे? 5 की गुना 1 में करेंगे, फिर 3 जोड़ देंगे। 5 कम 5 और 3 8/5, यानी कि आपकी सरल भिन्न आ गई 8/5। इसका व्युत्क्रम कैसा होगा? इसका उल्टा, यानी कि हर अंश की जगह चले जाए और अंश हर की जगह आ जाए, यानी कि व्युत्क्रम क्या आएगा? 5/8। तो उत्तर इन चारों में से कोई नहीं है, उत्तर है चौथा 5/8, यानी कि व्युत्क्रम पर आधारित प्रश्न है। अगला प्रश्न 172, इनके भी गुना करनी है। देखो, इसमें गुना करके भी देख सकते हो, अदरवाइज सबसे पहले क्या देख लो कि संख्या क्या है? 0.47 मल्टीप्लाई बाई 5.3 मल्टीप्लाई बाई 0.06। सबसे पहले तो हम सबसे लास्ट वाला जो अंक है उसकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 7 या 21, 21 का इकाई अंक 1 और फिर 6 एकम 6, यानी कि इकाई अंक 6 ही आना है। तो सारों में देखो जो न्यूमरल्स हैं, जो अंक हैं, वो सारों में यही है 14946। अब बात आती है कि दशमलव कहाँ बैठेगी। तो सारों में देख लो दशमलव कितने स्थान पर आएगी। इसमें कौन से स्थान पर? 2। इसमें 1 स्थान पर, यानी कि तीसरे स्थान पर हो गई। इनमें 2, यानी कि 5वें स्थान पर आएगी। यानी कि मल्टीप्लिकेशन जो भी होगी, जब चारों ऑप्शन में न्यूमरल्स एक जैसे ही हैं तो सिर्फ हमें क्या देखना है कि दशमलव कहाँ है। तो 2 और 1 3 और 2 5, यानी कि 5वें स्थान पर आएगी। तो इनमें जो दूसरा विकल्प है 5वें स्थान पर 1 2 3 4 5, यानी कि उत्तर ये वाला सही है। जो हमने चेक किया था शुरू में कि इकाई अंक देखो क्या आएगा, 6 18 और यहाँ पे 6 ही आया था, 7 21 और इकाई अंक 1 था और 6 एकम 1। वो इसलिए देखा था कि अगर 0 आ रही है इकाई अंक, फिर उसमें फिर चौथे स्थान पर रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो 0 आ गई तो उन्होंने 0 नहीं लिखी होगी। लेकिन यहाँ पे 0 नहीं है, 6 है, तो इसलिए 5वें स्थान पर आ गई। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 173। 2.06 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 3.1 हो जाए? सिंपल सा क्वेश्चन है, जोड़ घटा का। क्या कहा है कि 2.06 में क्या जोड़ा जाए कि तो योगफल क्या हो जाए? 3.1, यानी कि क्या है? पहले 3.1 लिखेंगे, इसमें से घटा देंगे तो वही जोड़ा जाएगा। 2 यहाँ पे लिखेंगे, दशमलव के नीचे 0.06। अब यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पे 1 है, तो 1 0 बढ़ा सकते हैं दशमलव के बाद। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 0 है, तो 0 का मतलब क्या है? 0 में से 6 माइनस नहीं होंगे, तो यहाँ पे 1 उधार लेना पड़ेगा, यानी कि 10 10 में से 6 गए 4। यहाँ पे जब 1 उधार लिया था, यहाँ पे खुद 0 आ गया, तो 0 में से 0 गए 0। दशमलव जो का तो 3 में से 2 गए 1, तो यानी कि 1.04, जो उत्तर आ गया आपका तीसरे वाला उत्तर। अगला प्रश्न है, यदि किसी वर्ग का प्रत्येक विकर्ण 14 सेंटीमीटर लंबा है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखो, विकर्ण की लंबाई दी है, वर्ग के डी की वैल्यू दी है 14 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्षेत्रफल देखो, वैसे तो भुजा का स्क्वायर होता है, तो यानी कि यहाँ पे पहले भुजा निकाल लेंगे। भुजा जो होती है वर्ग की, ए बराबर विकर्ण बटे √2, ये होती है भुजा, यानी कि जो ए आ गई 14/√2 सेंटीमीटर आ गई। अब हमें निकालना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल एरिया बराबर ए स्क्वायर, यानी कि आपका 14/√2 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर होगा 196/√2 का स्क्वायर होगा 2, यानी कि 2 9 18, 2 8 16, यानी कि 98 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका जो उत्तर आ गया 98 वर्ग सेंटीमीटर या 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपका ज्यामिति पर आधारित था, यानी कि क्षेत्रफल मेंसुरेशन पर आधारित था। ऐसे आपके और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न 175। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब है, कुछ सेब बता दी। उन फलों के 40% भाग को बेचने के बाद उसके पास 420 सेब बचते हैं। मान लो सेब थे x, 40% बेच दिए, यानी कि 40% जो बिचे वो आ गए 40/x इंटू 40/100, यानी कि आ गए आपके 2x/5। डिवाइड करने पर 2x/5 ये इसने फल बेच दी। उसके पास कितने बचे? यानी कि x सेब थे, x में से 2x/5 बेच दिए, तो बचे कितने? 420 सेब बचे।
तो यानी कि 5x माइनस के 2x बटे 5 बराबर 420, यानी कि आपके 3x बटे 5 बराबर 420। और आपकी जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे x बराबर 3 से इसको डिवाइड करोगे 420 बटे 3 गुना 5, तो ये जो आएगा x बराबर, ये आएगा आपका 3 से डिवाइड करोगे 3 निकम 3, 3 चौक 12, 0 और 14 पन्नी 70, यानी कि 700 सेब आ जाएंगे, यानी कि उत्तर जो आपका होगा 700 सेब हो। ये सिंपल क्वेश्चन है गुना और जोड़ का, यानी कि सर्व समीकरण जो हल करनी होती है गुना भाग जोड़ घटा में, उनका है। इसमें कुछ नहीं है, देखो 647 गुना 13 जमा 647 गुना 7, यानी कि इन दोनों गुनाओं में इसमें एक अंक कॉमन है, एक संख्या कॉमन है 647। इसको हम कॉमन ले सकते हैं, 647 कॉमन लिया तो क्या आ गया 13, यहाँ पे 13 रह गया, जमा यहाँ पे 7 रह गया, यानी कि 647 गुना ये आगे 20, इसको गुना करेंगे 2 से गुना करो, 0 बाद में लगा देंगे, 2 से 14, 2 चौक 8 1 9 और 2 6 12, और ये आपकी 0 आ गई, यानी कि 12,940। आपका उत्तर पहले वाला आ गया। अगर आप इसको डायरेक्ट गुना करके अलग अलग और इसको अलग अलग गुना करके जोड़ोगे तो बहुत समय लगेगा, इसलिए पहले ध्यान देना है कि वहाँ पे कुछ तरकीब लगाकर, कुछ नियम लगाकर उसको जल्दी से जल्दी हल कर लिया जाए, आसान तरीके से हल कर लिया जाए। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है भिन्नों 2/3, 5/9, 1/9, 1/2 तथा 7/12 में सबसे बड़ी भिन्नात्मक संख्या क्या है। ये जो प्रश्न है भिन्नों की तुलना से है। ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं, भिन्नों की तुलना, ये जरूर सिखाएं। भिन्नों की तुलना करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सबके आपको हर बराबर करने पड़ेंगे। तो हर बराबर करने के लिए सब जितने भी हर हैं उनको क्या कर ले, लैसे ले लें। लैसे क्या लेंगे, 3 9 2 12। 3 9 2 12 का जब आप लैसे लोगे तो लैसे क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी संख्याओं से कट जाए। तो ऐसी संख्या जो छोटी से छोटी जो इन सब संख्याओं से कट जाए। तो देखिए 12 लेंगे तो 12 3 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 12 से भी, लेकिन 9 से नहीं कटेगा। फिर 24 लेंगे, 24 12 से भी कट जाएगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, लेकिन 9 से नहीं कटेगा। फिर 36 लेंगे तो 36 लेंगे तो 36 12 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और 9 से भी कट जाएगा। यानी कि जब मैं 36 लैसे लूंगा तो सबके नीचे 36 लिख दिया, चारों संख्याओं के नीचे। अब 36 लिख दिया तो इसके बाद क्या करेंगे, जो हर है इससे 36 को भाग करेंगे, 3 से 36 को भाग करेंगे तो 12 आएगा, उतनी ही गुना ऊपर भी करनी पड़ेगी, तो 12 दूनी 24। इसी तरह 9 चौक 36, तो 4 की गुना ऊपर करेंगे, 4 पंजे 20। 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 18 आएगा, 1 से गुना करेंगे 18 कम 18, 12 3 36, यानी कि 21 आ गया। अब क्योंकि हर सब के क्या हो गए, बराबर हो गए, तो ऊपर वाले जो अंश हैं जिसका भी बड़ा होगा वही संख्या सबसे बड़ी होगी। तो देखो 24 20 18 21, यानी कि पहली संख्या जो है 24/36 ये सबसे बड़ी संख्या है, यानी कि 2/3 सबसे बड़ी संख्या है, यानी कि आंसर क्या हो गया, पहला आंसर सही हो गया। अगला प्रश्न है 178, 10 लड़के एक खाई को 12 घंटे में खोद सकते हैं, तो 8 लड़के उसी खाई को खोदने के लिए कितना समय लेंगे। ये क्या होगा, टाइम और वर्क पर प्रश्न है, यानी कि समय और कार्य पर। ऐसे प्रश्न भी जरूर कराए जाएं इनकी अभ्यास से ही, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन अभ्यास से ही हो सकते हैं। कितनी भी आप ट्रिक बता दो, कुछ भी बता दो, लेकिन जब तक अभ्यास नहीं होगा तब तक बच्चे नहीं कर पाएंगे। तो देखते हैं क्या कहा है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 10 लड़के एक खाई को, 10 लड़के मिलकर क्या करते हैं, एक खाई को 12 घंटों में खोदते हैं, तो 8 लड़के उसी खाई को खोदने के लिए कितना समय लेंगे। देखो सबसे पहले तो है 10 लड़के कितने समय में खोद रहे, 12 घंटों में। अगर मैं एक लड़के को लगा दूं उसी काम पर, एक खाई को, तो ध्यान रखना समय ज़्यादा हो जाएगा। 10 लड़के मिलकर खोद रहे हैं तो 12 घंटों में खोद रहे हैं। एक लड़का अगर खाई खोदेगा तो समय क्या होगा, उतने ही गुना ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि एक लड़का कितने समय लेगा, 12 गुना 10, इतने टाइम ज़्यादा लेगा, घंटे हुए। और अगर मैं एक लड़के की जगह 8 लड़के लगा दूं, तो क्योंकि एक लड़के की जगह 8 लड़के लगे तो क्या होगा, समय उतने ही गुना कम हो जाएगा, यानी कि 12 गुना 10/8। तो जब इसको डिवाइड करेंगे
तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 और 2 पंजे 10 यानी कि 3 पंजे 15 घंटे। उत्तर आ गया आपका 15 घंटे। तो ये आपका आंसर आ गया 15 घंटे। ऐसे क्वेश्चन का अभ्यास बार बार कराने से ही ये बच्चा कर पाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 179। यदि 9x x 49 समानुपात में है तो x का मान ज्ञात करो। ये समानुपात का क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है। समानुपात का मतलब है समान अनुपात, यानी कि जो पहली दो संख्या है और बाद की दो संख्या है उनका अनुपात क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यानी कि क्या है, समानुपात में है तो 9/x बराबर होना चाहिए x/49। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो x गुना x में करेंगे बराबर 9 गुना 49 करेंगे, यानी कि x² आ गया, 9 गुना 49 आ गया, यानी कि x बराबर √² 9 गुना 49। तो x बराबर 9 का रूट करेंगे तो अलग अलग रूट कर सकते हैं, जब पूरे रूट में तो अलग अलग रूट करके 9 का रूट आएगा 3 गुना 49 का स्क्वायर रूट आएगा 7, यानी कि 3 सते 21। इसका आंसर आ गया आपका 21 आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। देखो ये है संख्याओं की तुलना, या फिर कह लो पूर्णांकों की तुलना, पूर्णांक पर आधारित है या फिर संख्याओं की तुलना कह सकते हैं। इन टॉपिक पे भी, इन पर भी अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा कराएंगे तभी ये बच्चे कर पाएंगे। तो देखते हैं, पहली है -11 > -8, यानी कि -11 बड़ी है -8 से। दूसरा ऑप्शन है -11 छोटी है -8 से। तीसरा ऑप्शन है -11 और -8 की तुलना नहीं हो सकती। चौथा ऑप्शन है -11 और -8 का योगफल -3 है। तो पहली बात बता दूं, कोई भी संख्या हो, चाहे वो निगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो, सभी संख्याओं की तुलना हम कर सकते हैं। तो यानी कि जो है आपका तीसरा ऑप्शन तो गलत हो गया। अब देखते हैं चौथा ऑप्शन, -11 और -8 का योगफल कितना होगा, -3। अगर मैं -11 और जमा -8 करता हूँ, योगफल करता हूँ, तो -11 और प्लस माइनस -8, और जब इनको जोड़ूंगा माइनस और माइनस 11 और 8 ये माइनस के 19 होंगे। तो यानी कि ये भी गलत हो गया, -3 नहीं है, माइनस के 19 हो। अब बचे दो ऑप्शन, पहला और दूसरा। अब ध्यान रखना, माइनस में कोई संख्या जितनी बड़ी होगी रियल में वो संख्या इतनी ही छोटी होगी, और प्लस में जो संख्या जितनी बड़ी होगी उस रियल में भी उतनी ही बड़ी होगी। यानी कि अगर कोई संख्या निगेटिव में है तो वो संख्या उतनी ही छोटी होती चली जाएगी। जितनी भी बड़ी होगी संख्या का मान जितना भी बड़ा होगा अंकीय मान, और अगर वो निगेटिव में तो उतनी ही छोटी हो जाएगी। तो अब देखते हैं, -11 है -8 है, 8 यहाँ पर छोटी है वैसे अंकीय मान और 11 बड़ी है, लेकिन यहाँ पे माइनस में है तो जितना बड़ा होगा माइनस में वो उतनी ही छोटी होगी। 8 छोटी है भले ही, लेकिन -8 है तो ये बड़ी होगी, ये छोटी होगी, यानी कि ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है -11 < -8, यानी कि 11 अंकीय मान तो बड़ा है लेकिन निगेटिव में क्या है, ज़्यादा है। निगेटिव में ज़्यादा यानी कि संख्या क्या हो गई, और भी छोटी हो गई इससे, तो यानी कि ऑप्शन सही है। धन्यवाद दोस्तों।